डिटेल में डिस्कस किया। उससे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर चुके थे। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वक्त आ गया है कि हम ये डिस्कस करें कि एक वेरिएबल अगर हमें मालूम हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें मालूम हो, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। यानी कि इट इज़ टाइम टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यही जानेंगे हम आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आज का आर्टिकल हमारा क्या है। आज का आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड आउट करना। मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है ये आपको आज के लेक्चर के एंड पर पता चलेगा। लेकिन आप इस लेक्चर को यूँ इमेजिन करें कि हम लोग बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वी वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किस किस के दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ कर आए हैं और उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से रिप्रेजेंट करें। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशन हमारे पास हो जिसमें V भी हो और E भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, ताकि अगर मुझे ये दिया हो तो मैं ये फाइंड आउट कर सकूं, और अगर मुझे इसकी वैल्यूज दी हो तो मैं फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकूं। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट यही बात आपकी बुक जो है बिल्कुल पहली लाइन में कह रही है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो रिलेशनशिप उस आर्टिकल के नाम में आ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन ये हमें तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम लेक्चर के एंड तक ना पहुंचे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट थे वहाँ मैंने आपको पहले ग्रेविटी के जरिए एक्सप्लेन किया और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई कर दिया। आज भी हम ऐसे ही करेंगे। स्टूडेंट्स, ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास चार्जेस के गिर्द एक फील्ड होता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें कोई और चार्ज जब एंटर हो तो उस पर फोर्स लगती है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि मैसेस के गिर्द एक फील्ड होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, और अगर कोई और मैस इसमें एंटर हो तो उसको एक फोर्स लगती है। जैसे ज़मीन के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और अगर आप ज़मीन पर मौजूद हो तो ज़मीन फ़ौरन आपको अपने पास खींच लेती है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही है। लेकिन आज का हमारा सवाल क्या है, आज का सवाल ये है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट मैसेज हों और दो डिफरेंट मैसेज होंगे तो दो डिफरेंट फील्ड्स होंगी, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि किसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किसकी फील्ड वीक है। इसको जानने के लिए आइए एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं जिस तरह से हमारी अर्थ के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, बिल्कुल ऐसे ही मून भी तो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो मून के गिर्द भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये फील्ड नज़र नहीं आते इसलिए मैं इन कलर्स में इनको शो करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये फील्ड्स जिस तरह से ज़मीन के गिर्द मौजूद है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी तरह से चांद के गिर्द भी ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है, चांद का या अर्थ का। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात का जवाब वैसे जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि चांद का फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वीक है, क्योंकि चांद का मैस ज़मीन के मुकाबले में कम है। और इस वजह से भी आप लोग जानते हैं कि जब उस ज़मीन के ऊपर किसी शख्स को भागते हुए देखें तो आप तो देखते हैं जब वो भागते हुए ज़मीन से ऊपर उठता है तो ज़मीन उसको फ़ौरन खींच लेती है, यानी कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ज़मीन की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर किसी एस्ट्रोनॉट को आप चांद के ऊपर भागते हुए देखें तो आप देखेंगे कि जब वो भागता है तो जंप करने के बाद चांद की सरफेस पर वापस आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ज़मीन के मुकाबले में, यानी कि लग रहा है जैसे चांद जो है इस एस्ट्रोनॉट को उस पुल से, उस फोर्स से नीचे नहीं खींच रहा जिस फोर्स से इस भागते हुए शख्स को ज़मीन नीचे खींच रही थी। तो ये वो सारी एग्जाम्पल है जिनसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि चांद पर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़मीन पर चांद के मुकाबले में ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, ये बात आपको ना पता होगा, तो फिर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बड़ी आसान से एग्जांपल लेते हैं। आप चांद और ज़मीन दोनों को साथ साथ इमेजिन कर लें। अब ज़रा
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक जैसा ऑब्जेक्ट एक ही मास का चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी इमेजिन करें। इस वक्त आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर रेस्ट पर और चांद के ऊपर रेस्ट पर मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इनके पास 0 जूल एनर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा इमेजिन करें, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को 1 मीटर हाइट तक लेकर जाऊँ, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो आइए देखते हैं किस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो जब मैं ज़मीन की बात करता हूँ तो 1 मीटर हाइट पर मूव करने के बाद इस पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसके पास सपोज कर लेते हैं 10 जूल एनर्जी है। ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं, इनके लिए आपने फिक्रमंद नहीं होना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को फोकस करना है आप लोगों ने। तो मैं कह रहा था कि ज़मीन पर इस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 जूल की एनर्जी रखता है। अच्छा, जब हम दूसरी पिक्चर देखते हैं चांद वाली, तो चांद पे भी मैं उसी ऑब्जेक्ट को उसी हाइट यानी 1 मीटर तक लेकर गया हूँ, लेकिन जब मैंने इसकी एनर्जी देखी तो इसके पास एनर्जी थी सपोज कर लें 3 जूल्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि सेम हाइट पर जाने पर भी दोनों में एक जैसा एनर्जी स्टोर नहीं हुई, बल्कि चांद पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें कम एनर्जी स्टोर है, जबकि ज़मीन पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि वहाँ एनर्जी ज़्यादा है ज़मीन के ऊपर और उसी ऑब्जेक्ट के पास चांद के ऊपर एनर्जी कम है? इसके लिए मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप ज़मीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, अलाउ करें कि वो गिरे आपके पाँव के ऊपर, तो आप देखेंगे वो गिरते गिरते इतनी स्पीड पकड़ लेगा कि आपके पाँव को अच्छा खासा हर्ट करेगा। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को जब आप चांद पर देखते हैं, आप उसको अपने पाँव पर अलाउ करें गिरना, तो आप देखेंगे वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ेगा और जब वो आपके पाँव को हिट करेगा तो आपको कोई ख़ास पेन नहीं होगी, या पहले के मुकाबले में आप कह सकते हैं कम पेन होगी। इसका मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस हाइट पर 1 मीटर की हाइट पर ज़मीन में मौजूद ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है और उसी हाइट पर यानी कि 1 मीटर की हाइट पर चांद में मौजूद ऑब्जेक्ट के पास कम एनर्जी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि चांद पर उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल पर करने पर एनर्जी इतना चेंज नहीं हो रही। तो आप इसकी वजह क्या इमेजिन करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसकी एक ही वजह है और वो ये है कि जब वही ऑब्जेक्ट चांद के ऊपर मौजूद था तो चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी वीक थी। तो आप 1 मीटर की हाइट तक भी ऑब्जेक्ट को लेकर गए तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर नहीं हुई, सिर्फ 3 जूल्स। और जब आप उसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर देखते हैं तो ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़मीन से जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 मीटर हाइट तक जाते हुए आपकी काफ़ी ज़्यादा वर्क लगेगा, जो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसी पॉइंट पर ज़्यादा एनर्जी यानी कि 10 जूल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से एक रूल देखते हैं, और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि अगर आप किसी जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करें तो ज़्यादा एनर्जी का चेंज आए तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आप एक जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को मूव करें और कम एनर्जी का चेंज आए तो आप कहेंगे वहाँ फील्ड वीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कहीं पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या कहीं पर फील्ड वीक होगा। उसका आसान तरीका है, एनर्जी को देखें। जहाँ एनर्जी तेज़ी से चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट को मूव करने पर एनर्जी तेज़ी से चेंज हो तो हम कहेंगे वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ डिस्टेंस के हिसाब से एनर्जी ज़्यादा चेंज ना हो, स्लो चेंज आए, ग्रेजुअल चेंज आए, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ फील्ड वीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। दोबारा ये लाइन बोल देता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं, ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ ग्रेविटी के अंदर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसका आसान तरीका क्या है? एक ऑब्जेक्ट को मूव करें, देखें डिस्टेंस के चेंज होने से एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। अगर डिस्टेंस के चेंज होने से एनर्जी में बहुत चेंज आए, जैसे कि ज़मीन पर आया, तो फिर वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर डिस्टेंस के चेंज होने से एनर्जी में चेंज कम आए तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ फील्ड वीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, जैसे कि चांद के केस में देखा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई है तो फिर स्टूडेंट्स आगे लेक्चर हमारे लिए बहुत आसान है। अब स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर। तो इमेजिन करें कि हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर आपके पास मौजूद हों तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ पर हम क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे? वही जो हमने ग्रेविटी में देखा। तो स्टूडेंट्स ज़रा इस पहले केस को देखें।
ये जो फर्स्ट केस है, आपको इसमें दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है। और आप लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल हम ज़ीरो लेते हैं। ग्रेविटी में मैं जूल्स की बात कर रहा था, क्योंकि ग्रेविटी में एनर्जी की बात करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपको मालूम है एनर्जी की बजाय वोल्ट्स की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो वो भी एक एनर्जी ही होती है पर यूनिट चार्ज। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट है ये 0 वोल्ट पर है। अब ज़रा इमेजिन करें, मैं देखना चाहता हूँ ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक। मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ और इस टेस्ट चार्ज को ये डिस्टेंस d तक ऊपर लेकर जाता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा तो जिस डिस्टेंस पर मूव करने पर इसका पोटेंशियल चेंज होगा, जब ये ऊपर पहुँचा तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल बन गया 10 वोल्ट्स। यानी कि इतने डिस्टेंस पर मूव करने पर इसमें कितना वोल्टेज का चेंज आया, कितना पोटेंशियल का चेंज आया, 10 वोल्ट्स का। पहले वो 0 पर था और d डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो 10 वोल्ट्स पर आया। आइए अब जरा दूसरी डायग्राम में देखते हैं। वहाँ पर भी हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, ये 0 वोल्ट पर होगी। यहाँ पर भी हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर भी हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और इस टेस्ट चार्ज को उसी डिस्टेंस d तक ऊपर लेकर जाते हैं। जब मैंने यहाँ पर देखा इसका जो पोटेंशियल चेंज हुआ वो 3 वोल्ट्स हुआ। यानी कि एक जैसी हाइट पर मैंने दोनों डायग्राम्स में मूव किया, लेकिन एक में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने पर 10 वोल्ट्स उसने चेंज किए और दूसरी डायग्राम में उसने उतने ही डिस्टेंस में मूव करने पर 3 वोल्ट्स चेंज किए। तो कहाँ वो अपनी एनर्जी या वोल्ट ज़्यादा चेंज कर रहा है? डेफिनेटली पहली वाली डायग्राम में। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना हो कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके लिए भी वही ग्रेविटी वाला असूल ही अपनाएंगे हम। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे अगर किसी जगह पर उतने ही डिस्टेंस में मूव करने पर चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल चेंज करे तो हम कहेंगे ये फील्ड स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से पोटेंशियल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और अगर किसी जगह पर वही सिनेरियो, उतने ही डिस्टेंस में आप चार्ज को मूव करें लेकिन वो ज़्यादा पोटेंशियल चेंज ना करे, तो हम कहेंगे कि इस जगह पर फील्ड जो है वो वीक था, इस वजह से पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। बिल्कुल चांद और ज़मीन वाली एग्जांपल से मिलती जुलती एग्जांपल मैंने दी। तो यहाँ से अभी तक जो मैंने आपको बताया, आप क्या समझें? आप ये समझे हैं कि किसी फील्ड में, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको आपने कहीं लिखना नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट पोटेंशियल changes with respect to distance। किसी जगह पर कितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा कैसे पता चलेगा? इस तरह से पता चलेगा कि डिस्टेंस चेंज होने से आपका जो पोटेंशियल है कितना चेंज हो रहा है। अगर डिस्टेंस चेंज होने से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर डिस्टेंस चेंज होने से पोटेंशियल बहुत कम चेंज हो रहा हो तो फिर फील्ड वीक होगा। अच्छा, अगर मैं इसी बात को जो मैंने आपके सामने यहाँ पर वर्ड्स में लिखी है, अगर मैं आपको मैथमेटिकली बताऊं तो मैं इसको यूं नहीं लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के लिहाज से। देखिए अभी मैंने डेरिवेशन की ही नहीं है, अभी तो डेरिवेशन मैंने स्टार्ट करनी है, लेकिन रिजल्ट मेरे पास पहले ही आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, कैसे पता चलेगा? आप देखें डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है। डिस्टेंस के लिहाज से ज़्यादा पोटेंशियल चेंज हो फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर डिस्टेंस के लिहाज से कम पोटेंशियल चेंज हो तो फील्ड वीक होगा। अब ये बात अगर आपको समझ में आती है तो फिर आपको डेरिवेशन में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये आर्टिकल कैसे लिखना है। ये जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ कि भाई आर्टिकल अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब आपने बोर्ड में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बोर्ड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे हम पढ़ा रहे होते बोर्ड के ऊपर। तो आपने उसको कैसे लिखना है, जैसे प्रॉपर आप लोग को आर्टिकल लिखना चाहिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी। अब इस एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में
आप लोग क्या क्या लिखेंगे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बुक लाइन्स। जितनी भी लाइंस मैं अभी आपके सामने यहां पर हाईलाइट करूंगा वही आपने बुक से उठाकर लिख देंगे। तो उसमें आप क्या क्या चीजें, एक्सप्लेनेशन में आप बेसिकली क्या देंगे, इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन देंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन क्या देना है, सबसे पहले तो यही बताना है ना कि हम क्या करना चाहते हैं। वी वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि मैं कॉन्सेप्चुअली बना चुका हूं, लेकिन मैथमेटिकली भी मैंने बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान एक रिलेशन हम लोगों ने डेवलप करना है, एस्टैब्लिश करना है। यही बात आपकी बुक की पहली लाइन बता रही है कि वी वांट टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या सिनेरियो लेंगे, वो सिनेरियो भी मैंने आपको बताया कि हम एक पॉजिटिव प्लेट लेंगे, एक नेगेटिव प्लेट लेंगे और एक चार्ज को ऊपर तक लेकर जाएंगे। ये सारी बात तो याद रखिएगा, आपकी बुक की भी आगे यही लाइन्स है। बुक कह रही है कि हमारे पास लेट अस कंसीडर 2 प्लेट्स, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना d है, एक प्लेट नेगेटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, E है, और हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, एस्टैब्लिश करना है। तो ये सारी बातें जो मैंने हाईलाइट की है, ये वाला पैराग्राफ, ये आपकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। यहाँ से अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो मैंने आपको 3D में दिखाई है, आपके सामने बनाई भी हुई है। ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। आप एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को मैं VA कह दूं और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है मैं उसे VB कह देता हूं। अब जरा तवज्जो कीजिए, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मैं डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस चार्ज का डिस्टेंस हम ऊपर को लेकर जा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर को होगा। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए, आप लोग ये बात भी जानते हैं कि ये प्लेट पॉजिटिव है और ये चार्ज जो मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव इस पर फोर्स कहां को लगा रहा है, तो याद रखिएगा फोर्स तो नीचे लग रही है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो अगर आप इसको यूं देखें कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूं, तो मैं जब इसको ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूं, वो जो ऊपर वाली प्लेट है वो इसको नीचे को फोर्स लगा रही है, तो इसकी जो रिपल्शन की फोर्स है वो नीचे को है, लेकिन मैं फिर भी इसको ऊपर को लेकर जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ। जरा गौर से देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो अब मैं चलता हूं अपनी बात की तरफ। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, या मैं डेरिवेशन का नाम देता हूं कि मैथमेटिकल डेरिवेशन। नाउ स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिए। सबसे पहले तो मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका कॉन्सेप्ट मैं मजीद यहाँ पर नहीं लूँगा। अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर लास्ट में देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। आइए देखिए, हम इस चार्ज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, इस प्लेट से इस प्लेट पर, तो प्लेट A से प्लेट B की तरफ। तो हम कह सकते हैं वर्क हमें कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, पॉइंट A से पॉइंट B तक। लेकिन हम लोग ये जानते हैं वर्क का फार्मूला पहले से ही। वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वर्क होता है F.D। तो मैंने वर्क की जगह F.D लिख दिया, Q0 एज इट इज, इसको मैंने नहीं छेड़ा। और फिर आप लोग ये भी जानते हैं F.D किसके बराबर रहता है स्टूडेंट्स, F.D तो होता है F.D cos थीटा, और नीचे Q0 एज इट इज। स्टूडेंट्स, ये थीटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो चार्ज है उसको ऊपर वाली प्लेट से नीचे को फोर्स लग रही है, क्योंकि रिपल्शन की फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। लेकिन हम चार्ज को फिर भी ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ऊपर जब लेकर जाएंगे तो डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर को, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ, फोर्स नीचे को हुई। क्या एंगल बना इनके दरमियान, 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं कॉज के साथ जो एंगल है वो 180 पुट करूंगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कर लेते हैं मजीद। तो डेल V किसके बराबर आया, F.D cos 180। और स्टूडेंट्स, cos 180 कितना होता है, -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस इसकी वजह से, और बाकी F.D एज इट इज। और Q0 लिखना भूल गया, ये Q0 यहाँ पर लिख दिया, तो डिवाइडेड बाय Q0।
अब स्टूडेंट्स हम लोग ये भी पहले पढ़ के आए हैं कि ये जो F है इसका E के साथ एक रिलेशन था, इलेक्ट्रिक डेंसिटी E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो यहाँ से F किसके बराबर आएगा, E इंटू Q। तो इस F की जगह ये EQ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला हम लोग ने दूसरे तीसरे आर्टिकल में पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट। डेल्टा V किसके बराबर आया, माइनस F की जगह EQ 60D 7 Q नॉट। ना स्टूडेंट्स Q नॉट तो Q नॉट से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा V किसके बराबर आया, डेल्टा V बराबर आया माइनस ED। आप E को एक तरफ रखें, E किसके बराबर आया, माइनस भी उधर चला जाएगा, डेल्टा V ऑलरेडी उधर ही है, D मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ याद आया आप लोगों को, क्या ये चीज आप लोगों ने पहले देखी है, बिल्कुल देखी है। ये देखिए सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है जो कि मैंने जानबूझकर यहां नहीं डाला था, बाकी आपका कॉन्सेप्ट इसका मतलब वही है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद जब ये इक्वेशन आपके पास आ जाए तो आपने वो सारी एग्जांपल्स याद रखनी जो मैंने आज ग्रेविटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की दी है। तो किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, अब आप देखेंगे डिस्टेंस के हिसाब से वहां पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है। अगर डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आए तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, और अगर डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में कम चेंज आए तो फील्ड वीक होगा। तो आपको समझ में आया कि ये जो डेरिवेशन है इसको इवन हम कॉन्सेप्चुअली भी देख सकते हैं, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है उसको एक दफ़ा फिर से लिख दूं ताकि वहीं से लेक्चर रिज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर टी हो रहा है। ये जो प्लेट्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाई हैं इसमें एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक कई डिस्टेंसेस बन सकते हैं। आप एक चार्ज को यहाँ से यहाँ भी लेकर जा सकते हैं, आप उसी प्लेट तक जाने के लिए ये रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। इस तरह से तो सबके आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि जब भी आपने चार्ज को मूव करना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जरिए ट्रैवल करना है, यानी कि ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल करना है। इस डिस्टेंस को फिर हम डेल्टा R कह देते हैं क्योंकि ये स्पेशल डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम यहाँ पर अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस लें तो फिर ये बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, और डेल्टा R आपको मालूम है ये मिनिमम डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब आप लोगों ने पहले तो डिस्टेंस लिया होता सिर्फ, लेकिन अब आपने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कर दिया। जब आप डिस्टेंस नीचे है, जब आप उसको बहुत थोड़ा कर देंगे तो आपके पास ये टोटल आंसर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आइए इस क्वांटिटी को ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये डेल्टा V ओवर डेल्टा R क्या है, द क्वांटिटी डेल्टा V ओवर डेल्टा R गिव्स क्या क्या दे रही है, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन आपने नीचे डिस्टेंस कम से कम कर दिया है तो फिर ये चेंज ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जब नीचे वाली चीज कम हो तो टोटल आंसर बढ़ जाता है। द क्वांटिटी डेल्टा V ओवर डेल्टा R गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with distance, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आपको मालूम है जब दो चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं चाय बनाओ यार, तो उसको रेट कहते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कई जगहों पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे टाइम आता है, जैसे एक्सेलरेशन के फार्मूला में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें रेट का मतलब क्या है, आपने टाइम से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ आपने डिस्टेंस से डिवाइड किया, इसलिए मैंने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू लिख देते हैं। ना स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिए, अब हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा, अब मैं रिलेशनशिप बता रहा हूँ तो कंक्लूजन करने लगा हूँ।
आइए ज़रा पिछले बोर्ड पर चलकर देखते हैं कि हम लोग बेसिकली फाइंड क्या करना चाह रहे थे। आर्टिकल का स्टार्ट हम लोगों ने कहाँ से किया था। आइए चलते हैं पिछले बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, मेरा एम क्या था आज के आर्टिकल में? टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास फार्मूला आया, उसमें एक तरफ ई भी है और एक तरफ वी भी है, यानी कि रिलेशन तो आ गया। अब ये क्या रिलेशन है, कैसे लिखूंगा इसको? तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर आ रही है? नेगेटिव ऑफ दिस थिंग। एंड व्हाट इज दिस थिंग? उसको तो मैं लिख चुका हूं। तो हम यहां से कह सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हेंस, अब ये कंक्लूजन है, हेंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल, यहां तक पहुंचो। आगे क्या है? नेगेटिव साइन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस थिंग। एंड व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हम यही लिख देते हैं, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसके बारे में स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब हम दो वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं तो इसको फिजिक्स में हम कहते हैं ग्रेडियंट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये क्या है, या तो मैं इसको ये पूरी बात कह दूं, या मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है, ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। रेट ऑफ चेंज को हम ग्रेडियंट कह देते हैं, रेट ऑफ चेंज की जगह हम ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे स्टार लगा रहा हूं, इसको याद रखिएगा। तो जब दो चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको ग्रेडियंट कह सकते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एक डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की, जो आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी लिख देता हूँ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोपहर को बनाइए कि सुबह बनाइए? कितने बजे? स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिर क्या लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस? दिस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन आ गया इसका। दिखने में बड़ी मुश्किल सी स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें आप लोग जानते हैं कि सिंपल मतलब क्या है इसका, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। का मतलब है कि डिस्टेंस चेंज करने से कितना तेजी से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में देखा। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव साइन क्या बना है, ये जो नेगेटिव साइन है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका आसान सा मतलब है, याद रखिएगा नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं। नेगेटिव साइन shows that electric field is directed, हमेशा उसकी डायरेक्शन कहाँ को होती है? टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको अभी पिछले बोर्ड पर जो डायग्राम बनाई है, उस डायग्राम में ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए जी, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, आपको मालूम है ये हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहाँ को डिक्रीज कर रहा है? नीचे को डिक्रीज कर रहा है ना। तो ज़रा गौर से देखें
मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ब्लू वेक्टर्स हैं ये भी कहाँ को बनाए, नीचे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को क्यों है, क्योंकि नीचे को पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट्स एक और बात, और वो है यूनिट ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं बताता चलता हूँ, ई का यूनिट, ई का फॉर्मूला पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो यूनिट जिससे हम अभी तक वाकिफ थे वो है न्यूटन पर कूलम। लेकिन आज जो फार्मूला आया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का उसको देखिए, क्या फार्मूला है, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा वी का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा वी का वो तो वोल्ट है, नीचे क्या आ रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं P ओवर M, यानी वोल्ट पर मीटर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट नहीं है, बल्कि पिछले फार्मूला के हिसाब से इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है, लेकिन इस फार्मूला के लिहाज से इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम एक ही चीज़ है? क्योंकि अगर दोनों एक ही चीज़ के यूनिट हैं, यानी दोनों ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट है, तो दोनों को सेम भी होना चाहिए। अब ये छोटी सी चीज़ रहेगी जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो है इनका प्रूफ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट्स हैं, न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक ही चीज़ के दो नाम है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप यहाँ से आगाज़ करें, ये क्या है जी, ये है वोल्ट पर मीटर। लेकिन आप लोग पहले जानते हैं कि वोल्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो वोल्ट को लिख सकता हूँ जूल पर कूलम, ठीक है जी। और ये वाला नीचे वाला मीटर एज इट इज आ गया, ठीक है जी। याद रखिएगा वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम, तो वो मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स जूल क्या होता है, याद रखिएगा जूल होता है न्यूटन मीटर। ये आप लोग काफी दफा पढ़ चुके हैं पहले भी। यहां से तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वोल्ट पर मीटर, यहां से आगाज किया था, वो किसके बराबर आया एंड पर, वो बराबर आया, ऊपर रह गया न्यूटन और नीचे रहेगा कूलम। तो यही नहीं साबित करना था हम लोगों ने कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम एक्चुअली में एक ही चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल में हम लोगों ने जो चीज़ें देखी वो ये थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। और हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ कम चेंज होगा डिस्टेंस के लिहाज से वहाँ फील्ड वीक होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट की। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।